नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखो कितनी अच्छी सुबह हुई है। रोज़ सुबह अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी आज का जो वीडियो है वो मैं छत पर रिकॉर्ड कर रही हूँ और इतना अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको लेट तक सोने की आदत है ना, तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि जल्दी जग के पढ़ो, क्योंकि जल्दी जग के पढ़ने में इतना अच्छा लगता है ना, अंदर से इतनी सकारात्मक ऊर्जा आती है। मैं तो अपना बताऊं, जब मैं जल्दी जगती हूँ, वैसे मैं हमेशा ही जल्दी जगती हूँ क्योंकि पापा ऑफिस जाते हैं तो मुझे काम वाम करना पड़ता है, पर ये है कि अगर आप जल्दी जगते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अंदर से ना बहुत अच्छा फील होता है, और अच्छा फील होगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। और जल्दी जग जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा दिन बहुत लंबा है, क्योंकि जब आप 8 बजे जगते हो और मान लो कि आप 5 बजे जग गए, तो 5 बजे जग के आप बहुत सारे कामों को 8 बजे तक ख़त्म कर चुके होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई भी कर चुके होते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार काफ़ी दिन लंबा है, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया आज। और जब 8 बजे जगते हो ना, तो सब कुछ लेट 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 होता है, आधा आधा घंटा सब लेट होता चलता है। ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर हो सके ना, तो आप प्लीज़ पहले जगा करो। और देखो कभी कभी ना मैं पहले आलस भी कर लेती थी, सो जाती थी 8 बजे तक, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं सो पाती, क्योंकि ये 8 बजे वाला वीडियो आता है ना। तो आप ये सोचो कि 8 बजे आपके पास इसको मैं पहुंचाती हूँ, तो उसके लिए मैं जगती कब होंगी। बहुत पहले जगना पड़ता है, क्योंकि इसका पूरा लिखना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, फिर आप तक पहुँचाना है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप हो सके ना तो जल्दी जगिए और जल्दी जग के पढ़ाई कीजिए। अगर सुबह सुबह आपको वीडियो देखना पसंद नहीं है तो मत देखिए, आप किताब से पढ़िए, बाद में वीडियो देख लेना, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरा विचार ये है, बाकी आप अपने विचार से कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आपको बाध्य किया जा रहा है, लेकिन आप जल्दी जगने की कोशिश किया करो दोस्तों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, कामायनी के प्रथम 2 सर्गों का हमें नाम बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको कामायनी के जो सर्ग है उनको क्रम से लिखवा चुकी हूँ, अगर आपको याद होगा तो। पुरानी बात तो नहीं हो गई आपके लिए ये सब दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी सब कुछ याद है। तो देखिए जो फर्स्ट 2 सर्ग है उनका नाम है चिंता और आशा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, इसके बारे में असंगत मतलब कि गलत कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा है। ये महाकाव्य बिल्कुल सही है, ये रूपक काव्य बिल्कुल सही है, प्रगीत नहीं दोस्तों, ये प्रगीत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। प्रतीकात्मक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रगीत नहीं है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन है, ये गलत हो गया, मतलब कि यही उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा है कि गलत कौन सा है। देखिए दोस्तों, निराला का जन्म 1896 में कहाँ पर हुआ, आपको बताना है कौन सी जगह पे हुआ। गढ़कोला में हुआ, उन्नाव में हुआ, महिसादल में हुआ, कोलकाता में हुआ, बताइए कहाँ हुआ। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि भले ही इनका जो पैतृक गांव था वो उत्तर प्रदेश में था, गढ़कोला में, लेकिन इनका जो जन्म हुआ वो महिसादल में हुआ, क्योंकि इनके पिताजी वहाँ पे सरकारी नौकरी करते थे, तो इनका पूरा परिवार वहाँ पे रहता था। लेकिन जब इनका पूरा परिवार ख़त्म हो चुका होता है महामारी की चपेट में आके, तब ये दोबारा से अपने पैतृक गाँव आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, निराला की कविता कुकुरमुक्ता किस में संकलित है। दोस्तों आपको बताना है कि निराला जी की जो कविता है कुकुरमुक्ता वो किस में संकलित है। ठीक है, तो आप बताइए किस में है, अनामिका के भाग 2 में, नए पत्ते में, अर्चना में, या फिर बेला में। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि नए पत्ते में है। ठीक है, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पंत को किस रचना पर दिया गया। दोस्तों आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की कौन सी रचना है जिन पर उनको हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है कि ज्ञानपीठ, देखिए कभी तो आपसे पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ पहली बार कहाँ मिला, डायरेक्ट हिंदी में नहीं बोलेगा, तो आपको जो पहली बार मिला मतलब कि किसको मिला, कौन सी कृति के लिए मिला, वो भी याद रखना है, और कब से मिलना प्रारंभ हुआ वो भी याद रखना है। लेकिन यहाँ पूछा है कि हिंदी में पहला ज्ञानपीठ किसको मिला और कौन सी कृति के लिए मिला, और ये भी पूछ सकते हैं कि कब मिला। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इनकी कृति है चिदम्बरा, इसके लिए मिला। ठीक है, अब चिदम्बरा को आप कैसे याद रखोगे, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है दोस्तों, ये प्रकृति के चितेरे कवि है। तो मुझे एक ही बात याद आती है इनका पंथ का सोच के कि ये चितेरे कवि है, तो मैं चितेरे लिखती हूँ, तो जैसे ही मैं चितेरे लिखती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ चिदम्बरा दिखती है दोस्तों। तो ये प्रकृति के चितेरे मतलब कि प्यारे कवि है, सुकुमार कवि है प्रकृति के, तो चिदम्बरा के लिए इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और हिंदी का पहला ज्ञानपीठ है दोस्तों ये सुमित्रा नंदन पंत जी को जो मिला है।
अब देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से छायावाद की विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन सी नहीं है। कल्पना की प्रधानता है, बिल्कुल है। कौशार्य भावुकता है, बिल्कुल है दोस्तों। सामाजिकता तो छायावाद में है नहीं दोस्तों ज़्यादा। और व्यक्तिकता है, बिल्कुल। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये सामाजिकता है, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं देखी जाती छायावाद में ज़्यादा। किस कवि ने हिंदी कविता को छंदों के बंधन से मुक्त कराया। इसको तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बता दोगे, क्योंकि निराला के जीवन में झांक के आए हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरे साथ गए थे, याद होगा आपको पिछले वीडियो में। तो निराला जी है इसका, इन्होंने कविता को छंद के बंधन से मुक्त कराया दोस्तों। पंत की कौन सी कृति प्रगतिवादी विचारधारा की नहीं है। आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कृति यहाँ पे है जो प्रगतिवादी विचारधारा की नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए दोस्तों, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, अब यहाँ पे पूछा है कि पंत की कौन सी कृति प्रगतिवादी विचारधारा की नहीं है। ठीक है, ये बोला है प्रगतिवादी विचारधारा की नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिए गए कितने ऑप्शन, 4। ठीक है, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है ना, वो प्रगतिवादी विचारधारा के हैं, तो आप उनको छांट के अलग कर दीजिए। ठीक है, तीनों को अलग कर दीजिए, मतलब आपको एक ओवरऑल आइडिया है कि ये प्रगतिवादी विचारधारा की है, और एक को आपको निकाल के क्रॉस कर देना है। ऐसा नहीं है कि जो एक है उत्तर उसको रट लेना है कि ये है, नहीं दोस्तों, ये इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपको ये जब तक आ जाए, जब तक नहीं आएगा ना, तब तक थोड़ी ये मान लो कि आपकी समझ विकसित नहीं हुई है। आप ऐसे क्रॉस करके आंसर को करते जाओगे ना, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, ऐसे, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब ये है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सी कृति है जो प्रगतिवादी विचारधारा की नहीं है, पंत जी की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो युगपत है ना, इनकी कृति, ये प्रगतिवादी विचारधारा की नहीं है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सी है। तो देखिए, युगांत है, ठीक है, युगवाणी है और ग्राम्य है, ये तीनों है, ये प्रगतिवादी विचारधारा की है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको मालूम हो गया कि कैसे इसमें निकालते। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रगतिवादी विचारधारा की नहीं है। तो आपको ऐसे ना उत्तर तक पहुंचना आना चाहिए। हाँ, शुरू में आपको समय लगेगा, आप कहोगे मैडम बहुत टाइम लगता है, ऐसा तो पेपर कर ही नहीं पाएंगे। तो शुरू में समय लगेगा, लेकिन जब आपकी पढ़ाई अच्छे स्तर की हो जाएगी ना, तो आप आराम से कर लोगे। और जब तक पढ़ाई अच्छे स्तर पर नहीं पहुँचेगी दोस्तों, तब तक तो देखिए, तुक्के में सिलेक्शन लेना पुरानी बात हो गई, मैं उसकी बात नहीं करती हूँ अब अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए ईमानदारी से और अच्छे से, तो उसके लिए तो बस एक ही रास्ता है, वो है मेहनत का रास्ता। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा है जो असंगत है। आपको याद है ना, इस संडे को महादेवी वर्मा जी का वीडियो आने वाला है, और मैं उसको पहले से ही तैयार कर चुकी हूँ, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि मैं उसी दिन तैयार करती हूँ तो वीडियो बहुत लेट हो जाती है, शाम तक आती है, तो इसलिए मैंने पहले से उसको तैयार कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखना जरूर। मैं उसको सुबह 7 बजे ही अपलोड कर दूंगी, रविवार के दिन सुबह 7 बजे, मतलब मैं उसको शेड्यूल करके पहले ही रख दूंगी, तो 7 बजे वो आपके पास सुबह पहुंच जाएगी। आप शाम तक आराम से उसको देखना। ठीक है, उस दिन और कोई वीडियो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बस एक ही वीडियो आएगा महादेवी वर्मा का, एक क्वेश्चन आंसर वाला और एक डिटेल वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं, महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा है जो गलत है। हाँ, हो सकता है कि अभी आप इसको थोड़ा अच्छे से ना बता पाओ। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि महादेवी वर्मा के संबंध में असंगत है, गलत बताना है। ये दार्शनिक थी, बिल्कुल सही है। ये चित्र बनाती थी, बहुत अच्छी, ये भी बिल्कुल सही है। पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, इनकी कहानियाँ अगर आपने पढ़ी है तो आप बता दोगे। जब आपको ये मालूम हो गया कि 3 तो बिल्कुल सही, मतलब है ही, ये तो सही, आपको ये पता है, तो आपको ये वास्तुविद थी दोस्तों, इनको वास्तुविद से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारे यहाँ पे। काव्य संकलन यामा का प्रकाशन वर्ष क्या है। दोस्तों, यामा आपको पता होना चाहिए कि ये भी महादेवी वर्मा जी का है, और इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और मैं आपको बता दूं कि इनका प्रकाशन वर्ष है 1940। ठीक है, यामा का। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जिसमें गद्य पद्य का संकलन है। कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, और जयशंकर प्रसाद जी वाले वीडियो में भी आप अच्छे से इसको देख चुके हो, तो आप जानते हो कि कौन सी इनकी रचना है जिसमें गद्य पद्य दोनों का संकलन किया गया है। ठीक है, दोनों तरह की उसमें कविताओं का वो किया गया है काव्य सृजन में। तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी है। तो चित्राधार है दोस्तों, इसमें गद्य पद्य दोनों का संकलन है। ठीक है, प्रसाद ने 1905 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी किस रचना को 1913 में खड़ी बोली में प्रकाशित करवाया। दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ इसको, जब आपने वो पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया आपको कि इनकी जो प्रेम पथिक है, पहले तो इन्होंने इसको 1905 में ब्रज भाषा में प्रकाशित करवाया, उसके बाद इसको खड़ी बोली में
प्रकाशित करवाया 1913 में या 14, 13 तो 14 दोनों आते हैं इसमें, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये है इसमें सी ऑप्शन। किस कवि को मानवीय मूल्यों की तलाश का कवि भी कहा जाता है? कौन से कवि है जिनको मानवीय मूल्यों की तलाश का कवि कहा जाता है? बताइए दोस्तों, दुष्यंत को, नरेश मेहता को, कुंवर नारायण को या प्रभाकर माचवे को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुंवर नारायण, ठीक है, आप इसको याद रखिए। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है क्या दोस्तों? मुझे नहीं लगता कि है, 15 है। दोस्तों ये क्वेश्चन इतने आसान आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप इनको बहुत बार मेरे साथ पढ़ चुके हो, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृत कौन सी रचना मौलिक है? आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना है जो मौलिक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्नेह माला है, विनय विनोद है, बिहार वाटिका है या काव्य मंजूषा है? तो दोस्तों काव्य मंजूषा है जो मौलिक रचना है इनकी। किस कवि को आधुनिक खड़ी बोली का कबीर कहा जाता है? कौन से कवि है जिनको आधुनिक खड़ी बोली का कबीर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर। परिजात के रचयिता कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि परिजात के रचयिता कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि हरिओद जी है परिजात के रचयिता, ठीक है। गीत गाने दो मुझे तो कविता किसमें संकलित है? तो आप सभी जानते हो कि ये कविता किसकी है, निराला जी की है दोस्तों। तो आपको बताना है कि ये कौन से इनका काव्य संकलन है जिसमें संकलित की गई है, ठीक है। तो बताइए किसमें की गई है, अनामिका में, गीतिका में, परिमल में या अर्चना में? तो दोस्तों अर्चना में की गई है, ठीक है। अब आपको हरिओद के बारे में बताना है कि कौन सा असंगत है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा गलत है, बाकी के 3 बिल्कुल सही है इसका मतलब। तो देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि है, बिल्कुल सही है दोस्तों। साहित्य रतन और कवि सम्राट कहलाते, ये भी बिल्कुल सही है। चुभते चौपते और चौके के रचनाकार भी है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आधुनिक काल के तुलसी कहलाते, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आधुनिक काल के तुलसी कौन कहलाते हैं दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा, मैथिली शरण गुप्त कहलाते, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पार्ट का, और इसमें पूछा गया है कि श्रीधर पाठक की कौन सी रचना है जो प्रकृति सौंदर्य की नहीं है, ठीक है। तो बताइए, देहरादून है, भारत गीत है, कश्मीर सुषमा है या बनाष्टक है? तो बताइए क्या है इसका सही उत्तर? तो दोस्तों भारत गीत है, ये इनकी प्रकृति सौंदर्य की नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों। हम अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक आप सभी को बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।